तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जो है वो हेडलाइंस में ओपिनियन पोल बना हुआ है। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस किसकी टेंशन बढ़ने वाली है, ये इस खबर में आपको बताऊंगा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान एक गजब का राज्य है, क्योंकि राजस्थान नगर निकाय उपचुनाव में कांग्रेस का दबदबा सामने आया है। दौसा में हारी बीजेपी। और यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। और अभी नगर निकाय उपचुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी, सारी बातें हम करेंगे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर IT का छापा पड़ गया है, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। और इसमें मिला क्या क्या, 14 किलो सोना, करोड़ों का कैश, और इसके बाद जो मिला वो सुनकर आप चौंक सकते हैं, वो है 3 मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, 3 मगरमच्छ भी पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर IT के छापे के बाद मिला है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार की हर योजना में बजट की लूट चल रही है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगाया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा संभल की शाही मस्जिद का, जहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुआं विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। और इसी के साथ यूपी सरकार को नोटिस भी थमा दिया है। दोस्तों ये सारी खबर डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी मेहनत सिर्फ आपके एक छोटे से लाइक के लिए है। तो लाइक बटन दबाना एकदम मुफ्त है, तो उसमें ना चूके छोटा सा अपना लाइक हमें ज़रूर दें। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त टक्कर इस वक्त चल रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और फलौदी सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आ गई है, जिसमें किसी एक पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है। तो दोस्तों अब इसका खुलासा कर देते हैं। यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और राजधानी की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन 8 फरवरी के नतीजे आने से पहले तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आप तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। और इन सब के बीच फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने 48, तो बीजेपी ने अभी 29 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। राजधानी में नई दिल्ली को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और यहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। संदीप दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो उधर कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा CM आतिशी मारलेना और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतार दिया। तो दोस्तों एक दूसरे को ये पार्टियां कांटे की टक्कर देने के मूड में है। हर चुनाव से पहले अनुमान जारी करने वाली फलौदी सट्टा बाजार वेबसाइट ने भी दिल्ली को लेकर अपने आंकड़े जारी किए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए होंगी और बहुमत से पार जा रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे खुश नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 60 से ज़्यादा सीटें जीतने की दिल्ली में आदत लग चुकी है। और अब ऐसे में सरकार तो भले ही बन जाए अगर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े सही साबित हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा अब देखने को मिलेगी उसमें आम आदमी पार्टी के कम विधायक देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में भले ही बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत हो, लेकिन इन आंकड़ों को आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाला माना जा रहा है। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी झटका देने वाले हैं। दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए पूरी दमखम लगा रही हैं, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकते हैं। दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि डबल डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार लगा रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस को जबरदस्त निराशा हाथ लगी थी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में, लेकिन इस बार
उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करके सामने आए। आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है, जहां पर राजस्थान के नगर निकाय उपचुनावों में कांग्रेस का दबदबा सामने आया है और दौसा तक में बीजेपी हार गई है। तो दोस्तों, राजस्थान बहुत ही दिलचस्प राज्य चुनावी लिहाज से है, क्योंकि ये हर 5 साल में अपनी सरकार को बदल देता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई, उसके बाद अब ये जो निकाय उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस का दबदबा है, जो कहीं ना कहीं दोबारा जनता का इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ दर्शाता है। और दौसा में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 1 सीट आई है, जबकि कांग्रेस को 4 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई, तो बीजेपी के वो बागी नेता हैं। तो दोस्तों, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है वो भाजपा का बागी नेता है। 4 सीट पर कांग्रेस जीत गए और यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में आई है। ये है उपचुनाव के नतीजे, जो नगर निकाय के उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर इनकम टैक्स के छापे के बाद 14 किलो सोना, करोड़ों का कैश और 3 मगरमच्छ मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के बाद अब सागर भाजपा के 2 बड़े नेता धन कुबेर निकले हैं। यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक के घर रेड करने जब आईटी की टीम पहुंची तो हैरान रह गई। भाजपा नेता के घर में करोड़ों रुपए के कैश तो मिले ही, साथ ही 3 जिंदा मगरमच्छ भी मिले। तालाब में मगरमच्छ देखकर आईटी अफसर भी डर गए। तो दोस्तों, मगरमच्छ पाल रखा था यहाँ पर। आयकर विभाग की टीम ने रविवार सुबह सागर में छापेमारी शुरू की थी और एक टीम पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के बंगले पर गई। दूसरी टीम ने पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी और उनके सहयोगी राकेश छाबड़ा के घर सर्चिंग शुरू की, जहां उन्हें कई किलो आभूषण और करोड़ों की नकदी बरामद हुई। इस छापे में पूर्व विधायक राठौर के बंगले से 14 किलो सोना और 3.8 करोड़ रुपए नगद मिले। राठौर परिवार इसका कोई हिसाब नहीं दे पाया। राठौर परिवार बीड़ी का बड़ा कारोबारी है और राजनीति में भी उनका अच्छा दबदबा है। हरवंश सिंह की राजेश केसरवानी के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में साझेदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा नेता के घर में आईटी का छापा हुआ, पैसा तो मिला ही, वो बड़ी बात नहीं है, गहना मिलना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 जिंदा मगरमच्छ किस काम के लिए रखे होंगे, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पैसे का हिसाब तो ये दे नहीं पाए, कम से कम मगरमच्छ का हिसाब तो इनसे ले ही लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार की हर योजना में बजट की लूट चल रही है, यह आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार की एक कहानी छिपी हुई है। सरकार की हर योजना में बजट की लूट चल रही है और इस लूट में सरकार के ऊपर से नीचे तक के सभी लोग शामिल हैं। भाजपा सरकार की कमीशन खोरी और लूट के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि थानों और तहसील से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में गहराई तक जड़ें जमा ली है और प्रदेश की जनता को बस 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश की जनता हैं और अगर आपको भी 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है और अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। जितनी ज़्यादा लाइक बढ़ेगी अखिलेश यादव की बयान में उतना ही ज़्यादा वजन आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संभल की शाही जामा मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कुआं विवाद का मामला था उसमें यथास्थिति यानी कि स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे दिया है और यूपी सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जो जामा मस्जिद है उसकी प्रबंधन समिति की याचिका पर शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया और मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास जो एक निजी कुआं है उसके संबंध में स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अदालत की अनुमति के बिना कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया और प्राधिकारियों को 2 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में संभल सीनियर डिवीजन दीवानी न्यायाधीश के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महू में रैली की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली करने जा रही है कांग्रेस और उस रैली को 26 जनवरी को महू में कांग्रेस ये करेगी और इस रैली की तैयारी को लेकर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी चल रही है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ की तरह होगा छठ, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा। तो दोस्तों, महिलाओं को 2500 रुपये देगी कांग्रेस पार्टी, महिलाओं का वोट साध लिया। अब बड़े मुद्दा है पूर्वांचल के लोग, क्योंकि दिल्ली में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और छठ को जो पर्व है वो उनके लिए एक महापर्व है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने समझा है और कहा है कि महाकुंभ जैसा हो रहा है वैसा ही दिल्ली में हम छठ करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के वादों का सिलसिला अभी भी जारी है और इस बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को वादा कर दिया कि दिल्ली की सत्ता में आने पर वो राष्ट्रीय राजधानी में महाकुंभ की तरह छठ का आयोजन करेगी और यमुना के किनारे इस महापर्व के आयोजन के लिए एक स्थान निर्धारित कर उसे जिला घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब जिला घोषित कर दिया जाएगा तो जिला का एडमिनिस्ट्रेशन घोषित कर दिया जाएगा। एक डेडिकेटेड डीएम और एसपी वहां पर होंगे और उनका पूरा फोकस उस इलाके पर होगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के दिल्ली कार्यालय में इन चुनावी वादों की घोषणा की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी है दिल्ली में एक छठ जिला का बेसब्री से इंतजार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसा कोई जिला बने जो छठ पूजा के लिए डेडिकेटेड हो। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें रोज सुबह सुबह आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाया करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 जनवरी को जो है वो दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के दंगल में 13 जनवरी को उतरेगी, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थन में पहली रैली इस तारीख से शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में ही वोट डाल दिए जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी 2025 को आ जाएंगे। और इसी बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी रण का आगाज करते हुए कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहली बार दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी 13 जनवरी 2025 को दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और सूत्रों के मुताबिक उनकी पहली रैली सीलमपुर में हो सकती है और वो पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवारों के समर्थन में ये रैली करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी सरीखे बड़े नेता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। तो इससे संदेश साफ है कि 13 तारीख से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना पूरी ताकत झोंकने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में अब आचार संहिता भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में 2 रैलियां कर भी चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता पदयात्रा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी 13 तारीख से इसको शुरुआत करने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जो 2027 में है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण राज्य है, इतना बड़ा राज्य है कि उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और कांग्रेस ने ऐसा किया भी है और कांग्रेस 2027 में मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है और संगठन का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया है और बूथ लेवल पर भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ दोस्तों, यूपी में साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कसते हुए अपनी संगठन को मजबूत करने के अलग अलग वो बैठक कर रही है और पिछले दिनों भंग हुए पूरे संगठन के बाद अब संगठन नए रूप से बनाया जा रहा है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को पूर्वांचल के अंतर्गत 13 जिलों की बैठक हुई और बुधवार को प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत 12 जिलों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ संगठनात्मक रणनीति बनाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा बूथ लेवल मैनेजमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लाडली बहना योजना से काटे गए 1.5 लाख से ज़्यादा नाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दावों से मच गई है सनसनी। जहाँ दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो महिलाओं को पैसे देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव में जब पार्टी जीत जाती है तो ऐसी खबरें सामने आती हैं कि 1.5 लाख महिलाएं जो लाभान्वित कभी हुई उनके नाम काट दिए गए। यहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि लाडली बहनों की संख्या में लगातार कटौती की जा रही है और हर महीने
1.5 लाख बहनों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि नए नाम को जोड़ा भी नहीं जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जब योजना शुरू की गई थी उस समय महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 बताई गई थी और इसके बाद लगातार लाडली बहनों की संख्या में कमी की जा रही है। 11 जनवरी 2024 को सरकार ने 1,29,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया। तो दोस्तों 1,31,00,000 से 1,29,00,000, तो क्या जो 2 लाख महिलाएं हैं जो इनमें से बची, क्या वो अब लाडली नहीं रही क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में ख़त्म हो गया? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या चुनावी हथकंडा ये था या फिर आखिर में कुछ सोचा गया था कि महिलाओं के हाथ में जब कुछ पैसे महीने होंगे तो उनका सशक्तिकरण होगा और इसका असर उनके बच्चों के पोषण पर भी पड़ेगा। अगर ये सोच करके लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी तो फिर आखिरकार इनमें हर साल या फिर हर महीने कटौती क्यों की जा रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा और कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बना बेरोजगारी का गढ़, नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कर दिया प्रहार और कहा कि माई बहन मान योजना में देंगे 2,500 रुपया। तो दोस्तों अब बिहार की बात फिर वही बात कि माई बहन मान के नाम से योजना बदल गया है, लेकिन महिलाओं को पैसे हाथ में देने हैं और इस बार 2,500 रुपये बिहार की महिलाओं को देने हैं। ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बेरोजगारी का गढ़ बन गया है और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद महिलाओं बहनों को 2,500 रुपये का सम्मान दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कैमूर में महिला संवाद के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है, अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया और इसके साथ साथ अगर महिलाओं के हाथ में एक कुछ अमाउंट सुनिश्चित किया गया कि हर महीने मिल जाएगा, तो इससे वाकई में बिहार जैसे राज्य की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि देश में आज बिहार का गरीबी, पलायन और बेरोजगारी में देश में बिहार नंबर 1 है और उनकी सरकार बिहार में बनी तो हर घर को 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी, जबकि वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिए जाएंगे। इसका तो हम खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए या सस्ती करनी चाहिए, यह आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश चुनाव बिल पर बीजेपी का दोस्त भी नहीं आया साथ, जेपीसी की बैठक में विपक्ष के सुर में मिला दिया सुर। जी हाँ दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय कमेटी की पहली बैठक में जेडीयू और विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को बिल की व्यवहारिकता और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसको व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी इसमें नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको लेकर सवाल उठाया गया। ये बिल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद के पिछले सत्र में इसको पेश किया गया था और विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिल की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता है और जो संघवाद के यानी कि फेडरलिज्म के जो कुछ मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पर विपक्ष नेता लगातार उठा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में, वो ये है कि मान लीजिए एक साथ हर एक राज्य में चुनाव करा दिया गया, लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और मध्य प्रदेश की सरकार 6 महीने में गिर गई। उस स्थिति में मध्य प्रदेश को क्या 4.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगली सरकार के लिए, और क्या वहाँ के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार द्वारा शासन चलाते रहने के लिए 4.5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? और अगर नहीं करना पड़ेगा तो क्या तभी मध्य प्रदेश में अलग चुनाव हो जाएंगे? और अगर मध्य प्रदेश में मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं यानी कि 6 महीने बाद फिर से चुनाव हो जाते हैं, तो फिर जो नए विधायक चुने गए हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? क्या वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे या फिर वो बचे हुए रिमाइंडर ऑफ टर्म्स के लिए चुने जाएंगे? इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के नागरिकों को अधिकार है कि उनके ऊपर जो
शासन है वो उनके द्वारा चुना गया हो। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए लोग ही आपके ऊपर शासन करें। लेकिन क्या 4.5 साल जो उनको रुकना पड़ेगा, क्या वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहेंगे और क्या उससे वो जो लोकतंत्र वाला मुद्दा है 4.5 साल लोगों को अपने चुने हुए, अपने जो प्रतिनिधि उन्होंने अपने इलाकों से चुने होंगे, उनका कोई रोल क्या 4.5 साल नहीं रहेगा, क्या वो उसके बिना ही रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो फेडरलिज्म का क्वेश्चन भी उठाता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का भी क्वेश्चन उठाता है। तो काफ़ी सारे इसमें विवाद जुड़े हुए हैं। देखना होगा भारत की सरकार और भारत की संसद इस पर क्या फैसला लेती है। आपको अगर लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो इस प्रकार की खबरें आप तक रोज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर सुबह सुबह पहुंच जाया करेंगे।